ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। पहली खबर युद्ध की। ईरान इजरायल जंग के 11वें दिन भीषण तबाही। इजरायल के अशदोद सहित कई जगहों पर ईरान ने अटैक किया तो वहीं इजरायल ने फोर्डो परमाणु प्लांट सहित कई जगहों पर बमबारी की है। दूसरी खबर ईरान से है। न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने बदले का ऐलान किया है। साथ ही ईरान सरकार ने कहा है कि किसी कीमत पर नहीं बंद करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम। तीसरी खबर तेल से जुड़ी हुई। युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने के संकेत दिए हैं। भारत पर हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे इसके बारे में और जानकारी देंगे। चौथी खबर उपचुनाव से जुड़ी। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन। गुजरात और पंजाब में 1-1 सीटों पर जीत हासिल की। गुजरात में बीजेपी को 1, केरल में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी की जीत हुई है। ईरान इजरायल जंग के 11 दिन हो गए हैं। 22 जून को अमेरिका भी इस युद्ध में उतर गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका की एंट्री से सब कुछ अब सामान्य हो जाएगा या रूस और चाइना के रुख से विवाद आगे और बढ़ने वाला है? इन सवालों के साथ ही आज हम इस शो में समझेंगे कि 11 दिन में ईरान इजरायल का कितना नुकसान हुआ। ईरान के परमाणु ठिकानों पहले के बाद वहां पर अब किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, वहां पहले और अब की तस्वीरों का विश्लेषण भी करेंगे। क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? ट्रंप की धमकी का आखिर रहस्य क्या है? युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद युद्ध का रुख क्या होगा आगे? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से किसका नुकसान होने जा रहा है और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? शेयर मार्केट पर कितना असर होगा? इन सवालों का विश्लेषण हम आगे करेंगे। उससे पहले ईरान इजरायल युद्ध की जरा नई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ईरान के 3 परमाणु बेस पर अमेरिकी हमले के बाद इजरायल ने भी ईरान पर 23 जून को सबसे बड़ा हमला किया। ताबड़तोड़ हमला कर इजरायल ने ईरान के 6 एयरबेस को उड़ा दिया। ईरानी एयरबेस पर खड़े कई विमानों को इजरायल ने चुन चुन कर नष्ट किया। ईरान के 6 एयरबेस को उड़ाने के लिए इजरायल ने 15 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया, जिसमें F-14, F-5 और AH-1 शामिल थे। ईरान के ये 6 एयरबेस पश्चिम ईरान, पूर्वी ईरान और सेंट्रल ईरान में है। इजरायल ने हमले में न सिर्फ ईरानी विमानों को नष्ट किया, बल्कि रनवे, हैंगर और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया। इस हमले से पहले इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम भी किया था। एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन टारगेट की ओर उड़ान भरने से पहले ही इजरायल ने उसे जमीन पर ही बर्बाद कर दिया। इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं और उन 6 एयरबेस के नाम भी बताए जहां पर हमले किए गए हैं। उनमें तबरीज, हमादान, तेहरान, मशहद, इस्फहान, देसफुल एयरबेस शामिल है। ईरान के 6 एयरबेस पर हमले से पहले भी दोनों देशों में जमकर एक दूसरे पर मिसाइलें दागी, जिनमें बड़ी संख्या में इमारतों का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 11 दिनों में इजरायली हमलों में 950 ईरानी लोगों की मौत हो गई है और 3450 नागरिक घायल हुए हैं। मरने वाले 950 ईरानियों में 380 आम लोग थे और बाकी सुरक्षा बलों के जवान थे, जबकि ईरानी सरकार इजरायल के हमले में कुल 400 मौतों का दावा कर रही है। इन दावों के बीच भीषण युद्ध अब भी जारी है। 22 जून को इजरायल ने ईरान के यज़्द में बने मिसाइल स्टोरेज सेंटर को निशाना बनाया। इजरायल ने दावा किया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें रखी गई थी। 22 जून को ही इजरायल ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उसने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया। इजरायल ने ईरान के इस्फहान, बुशहर और अहवाज में तैनात मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया था। इसके अलावा इजरायल ने ईरान के कई और इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर भारी नुकसान किया। इजरायली हमले से कई इमारतों में आग लग गई और बहुत से लोग भागते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इजरायल के मोसाद कमेंट्री नाम की आईडी से लिखा गया कि IDF ने अभी ईरान में हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। इजरायल के तेल अवीव में भारी गोलीबारी की और कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ईरानी हमले में कई इजरायली घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान बम बारूद या मिसाइल ने नहीं, बल्कि इजरायल के जासूसों ने किया है। अब ईरान उन जासूसों को ढूंढ कर उन्हें मार रहा है। ईरान ने जासूसी के आरोप में अपने ही एक नागरिक को जान से मार डाला। ईरान के रहने वाले मोहम्मद आमीन महदवी को ईरान की सरकार ने फांसी की सजा दी।
आरोप है कि उसने जंग के दौरान इजरायल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद की मदद की। ईरान की खुफिया जानकारी देने के आरोप में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जंग में दोनों देश एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी बीच इजरायल ने न सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया बल्कि जेल पर भी हमला किया है। ताजा हमले में इजरायल ने ईरान के एवन जेल को टारगेट किया और जेल के गेट पर अटैक कर दिया। एवन जेल में खामेनेई के विरोधियों के होने का दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि एवन जेल में ईरान ने राजनीतिक कैदियों को रखा हुआ है, जिस पर यह हमला किया गया है। अब आप जरा ये समझिए कि आखिर इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में जेल पर अटैक आखिर क्यों किया है। दावा है कि एवन जेल में मौजूदा सरकार के विरोधियों को कैदी बनाकर रखा जाता है। विरोधियों के खिलाफ अत्याचार का भी आरोप है। इजरायल का हमला राजनीतिक कैदियों को निकालने की कोशिश हो सकती है और ऐसा इसीलिए ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई से ईरान में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी हमले का एक वीडियो जो दुनिया ने देखा, लेकिन नुकसान की तस्वीरें बाद में सामने आई है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईरान के तीनों परमाणु सेंटर पर कितना नुकसान हुआ है। पहले इस्फहान परमाणु सेंटर की दो तस्वीरें आप देखिए। एक अमेरिकी हमले से पहले की तस्वीर है और एक बाद की है। पहले और अब की तस्वीरों को देखने से ये साफ पता चलेगा कि अमेरिका ने यहां पर कितना जोरदार एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने मिसाइलों से इस्फहान सेंटर को तबाह किया क्योंकि यह सेंटर जमीन से ऊपर था, इसीलिए कई मिसाइलें दागकर अमेरिका ने इसको बर्बाद कर दिया। और ऐसी तस्वीरें नतांज परमाणु सेंटर की भी सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस्फहान परमाणु बेस को सबसे अधिक और व्यापक नुकसान हुआ है। ये तेहरान से 450 किलोमीटर दूर है। इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका नुकसान का आकलन करने में जुटा है। इस्फहान की तुलना में नतांज में कम नुकसान की आशंका जताई जा रही है क्योंकि ये बेस पहाड़ के अंदर 3 फ्लोर का है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें देखने से पता चलता है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने यहाँ तगड़ा प्रहार किया और पहाड़ को तोड़ते हुए अंदर जाकर तबाही मचाई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 5.5 मीटर व्यास का एक नया गड्ढा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि संयंत्र में 40 मीटर नीचे दबी भूमिगत साइट, जिसमें 8 मीटर मोटी कंक्रीट और स्टील की परत है, उसको नुकसान पहुंचा है या नहीं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट थी क्योंकि वो 300 फीट नीचे था जमीन के। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन 6 से ज्यादा बंकर बस्टर बम GBU-57 का इस्तेमाल कर इसे नष्ट करने का दावा किया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले से पहले और हमले के बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ के नीचे बने इस परमाणु बेस को काफी नुकसान हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट तेहरान के दक्षिण में मौजूद है, जिसे पहाड़ों के बीच में बनाया गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरों में गड्ढे, ढही हुई सुरंग के प्रवेश द्वार और पहाड़ की चोटी पर छेद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भूमिगत यूरेनियम संवर्धन कार्य के लिए वेंटिलेशन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर में 6 बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि यहाँ पर 6 से ज्यादा बंकर बस्टर बम GBU-57 दागे गए। इसी जगह पर 15 टन से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल करने का भी दावा है। इस सेंटर को उड़ाने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को भेजा था। B-2 बॉम्बर ने करीब 50,000 की ऊंचाई से जाकर फोर्डो की न्यूक्लियर साइट पर भारी भरकम बंकर बस्टर बम GBU-57 को गिराया था, जिसके बाद ईरानी परमाणु बेस तहस नहस हो गए। ईरान के 3 परमाणु साइट को नष्ट करने के बाद अमेरिका के ये B-2 बॉम्बर सुरक्षित वापस लौट गए। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर लैंड करने की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बहुत साफ है कि वहाँ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया, नतांज को निशाना बनाया, खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान भी आया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इजरायल को सजा देने की बात कही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजरायल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इजरायल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया है। खामेनेई ने इसी पोस्टर के साथ इजरायल को धमकी दी और उसे सबक सिखाने की कसम खाई। वहीं खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने दावा किया है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान के पास अभी भी
समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी बहुत सी चौंकाने वाली चीजें होने वाली है। तो वहीं नेतन्याहू ने भी दावा किया है कि ईरान का यूरेनियम कहां है, इसकी खुफिया जानकारी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है और वो कहां रखा गया है, इसके बारे में इजराइल को सब कुछ पता है। मुझे इस बात से कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वो हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को कम करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। इस युद्ध में ईरान, इजराइल और अमेरिका अपने अपने दावे कर रहे हैं। खासकर परमाणु बेस पर अटैक को लेकर ईरान और अमेरिका के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका ने 22 जून को कहा कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। जवाब में ईरान ने कहा कि आंशिक नुकसान हुआ है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि अभी भी उसके पास यूरेनियम भंडार है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए ट्रंप ने सैटेलाइट तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई तस्वीर जारी नहीं की जिससे ये पता चले कि उसके दावे के मुताबिक नुकसान कम हुआ हो। अमेरिका का कहना है कि शांति के लिए तीनों ठिकानों को नष्ट करना जरूरी था, जिसके जवाब में ईरान ने कहा कि अमेरिका ने गलती कर दी, खेल तो अभी शुरू हुआ है। और इन दावों के बीच ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी। लोग पूछने लगे हैं कि क्या अब ईरान में तख्ता पलट होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट के बाद से ईरान में तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को शेयर किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा, सत्ता परिवर्तन शब्द का उपयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। ट्रंप ने इस पोस्ट के आखिर में मेगा लिखा है। इसका मतलब है मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तर्ज पर दिया और ईरान की वर्तमान सरकार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से ट्रंप ने चकमा देकर उसके 3 परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया, क्या उसी अंदाज में किसी दिन ईरान सरकार को हटाने का काम करेंगे? अमेरिका की चालबाजियों और ताकत का जवाब देने के लिए ईरान अपने उन सहयोगी देशों की मदद लेने में जुटा हुआ है जो सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है रूस का। आज ईरान के विदेश मंत्री खामेनेई का संदेश लेकर रूस पहुंचे। वहां उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात उन्होंने की। ये मुलाकात उस वक्त तय हुई जब ईरान पर अमेरिकी संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के हाथों अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला झेलने के बाद ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। माना जा रहा है कि बदले के लिए ही पुतिन से मीटिंग फिक्स करवाई गई। Well, I'm going to Moscow this afternoon and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran and we enjoy a strategic partnership and we always consult with each other and coordinate our positions. माना जा रहा है कि ईरान किसी बड़े एक्शन के लिए पुतिन को भरोसे में लेना चाहते हैं, इसलिए फोन कॉल नहीं, सीधे उसके विदेश मंत्री ने पुतिन से मिलना मुनासिब समझा। मुलाकात के बाद पुतिन ने भी ईरान को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। खबरें हैं कि ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन को खामेनेई का एक लेटर भी दिया है। उस लेटर के जरिए खामेनेई ने पुतिन से अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी है। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने भी कहा कि अमेरिका ने बेवजह उस पर आक्रमण किया है। पुतिन ने बताया कि रूस ईरान के लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान सामने आया है। ईरानी शासन टूटने की कगार पर है। खामेनेई ईरान से भागने की कोशिश में है। तो पहलवी का ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान ईरान को लेकर खामेनेई को संदेश, समय रहते अपना पद छोड़ दें। तो ईरानी शासन टूटने की कगार पर ये रजा पहलवी, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस, जिनका ये बयान युद्ध के इस सिचुएशन के बीच ये कहते हुए कि ईरानी शासन टूटने की कगार पर है और खामेनेई पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो ईरान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये मैसेज खामेनेई को
कि समय रहते अपना पद छोड़ दें। शांति की एक कोशिश संयुक्त राष्ट्र में भी हुई है। एक दूसरे के जानी दुश्मन ईरान और इजरायल के प्रतिनिधि रविवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक में साथ दिखे। मिडिल ईस्ट की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें ईरान, इजरायल और अमेरिका ने अपना अपना एजेंडा दुनिया के सामने रखा। इजरायल ने यूएन के मंच से अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए धन्यवाद कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद, जिन्होंने तब काम किया जब अन्य लोग नहीं कर सके। जब दूसरे लोग किनारे हो गए थे, तब भी साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। ईरान पर अपने एक्शन को सही ठहराते हुए अमेरिका ने उसके इतिहास और भविष्य के खतरों पर बात की। 40 वर्षों से ईरानी सरकार अमेरिका और इजरायल की मौत की मांग कर रही है और अपने पड़ोसियों की शांति और सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। अमेरिका और ईरान का सामना कर रहे ईरान ने भी यूएन के सामने बदले का ऐलान किया। ईरान की प्रतिक्रिया का समय, प्रकृति और पैमाना उसकी सेना तय करेगी। यूएनएससी की बैठक में रूस और चीन ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। उनके पीछे पीछे पाकिस्तान भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, जबकि कुछ दिन पहले यही पाकिस्तान ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाहता था। और अब दुनिया में शुरू हुए तेल के खेल पर बात कर लेते हैं। ईरान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ है तो वो है कच्चा तेल। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी ताकत तेल की ही होती है और यही ताकत ईरान के पास भी है। लेकिन ईरान के पास एक ताकत और है और वो है तेल का रास्ता। और ईरान ने उस रास्ते को बंद करने का जब से ऐलान किया है, दुनिया में कच्चे तेल का बाजार सकते में आ गया है। ईरान अपने अधिकार वाले क्षेत्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाला है। कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन जगहों से जितना भी तेल दुनिया को जाता है वो ईरान के अधिकार वाले इस सकरे समुद्री रास्ते से होकर ही गुजरता है। अब ईरान ने तय किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, यानी अब तेल से भरा हुआ कोई भी जहाज इस रास्ते से निकल नहीं पाएगा। दुनिया में कच्चे तेल का 20 से 25% हिस्सा यहीं से आता है। अब इसके बंद होने के बाद दुनिया में तेल का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हम दुनिया को साइड में रखते हैं, अपनी बात करते हैं, यानी भारत की बात करते हैं। ईरान ने अगर रास्ता बंद कर दिया तो फिर इसका असर भारत पर, हमारे देश पर कैसे और क्या पड़ेगा? क्या दुनिया के साथ भारत पे भी तेल की कमी होगी? क्या भारत भी तेल के लिए परेशान होगा? हम आपको तेल के बाजार में भारत की स्थिति बताएं, उससे पहले भारत सरकार का ही पक्ष जान लेते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तेल के लिए वो किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। और ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद भी कर देता है तो भारत के पास तेल लेने के लिए पर्याप्त सप्लायर मौजूद है। There is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, particularly from the Western Hemisphere, and even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. सरकार कह रही है कि तेल के लिए हम कभी किसी एक पर निर्भर नहीं रहे, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो हमारा डेली यूज का 2/3 तेल ईरान के रास्ते ही आ रहा है। We had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. सरकार का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद भी भारत में तेल की कमी नहीं आएगी। तो सरकार ने ये भरोसा तो दे दिया कि तेल की कमी नहीं आएगी, लेकिन तेल कितने में आएगा, सस्ता या फिर महंगा हो जाएगा, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। ये बात सही है कि हाल के सालों में भारत तेल के लिए ईरान पर निर्भर नहीं था। खाड़ी देशों के अलावा हमारे देश में अलग अलग दिशाओं से तेल आता रहा है। हम रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से तेल लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तेल रूस से लिया जा रहा है, वो भी सस्ते दाम पर, यानी तेल का संकट तो हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान ने कच्चे तेल का रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया के साथ भारत को महंगाई की मार जरूर झेलनी पड़ेगी। India will suffer because oil prices will go up, inflation will rise, and there is an estimate that for every $10 increase in the price of crude oil, India's GDP will suffer by 0.5%. तो भारत के पास भले ही कच्चे तेल की कमी ना हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ईरान के रास्ता बंद करने से इसका जो असर है वो हम पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल भारत का 36% कच्चा तेल ईरान के इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर आता है और इसीलिए अब जब ईरान अपने इस रास्ते को बंद कर रहा है तो भारत पर भी इसका असर पड़ना तय है। भारत में इराक और सऊदी अरब से आने वाला तेल अब इस स्थिति में महंगा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बैरल
तेल की कीमत 11,282 रुपए तक हो सकती है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आज की स्थिति में इस जंग में तीनों देशों के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। देखिए, अमेरिका पहले सिर्फ जंग भड़का रहा था, अब वो इसमें शामिल भी हो गया। अमेरिका का उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। इसके लिए वो खामेनेई को कमजोर करने में लगा हुआ है। इसके लिए वो ईरान की राजनीति में दखल देने की पूरी कोशिश कर सकता है। ईरान अब अमेरिका के बड़े दुश्मन जैसे कि चीन और रूस जैसे देशों का समर्थन लेकर बड़े हमले की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसमें हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठन उसकी मदद कर सकते हैं। इजराइल के पास अभी करने को कुछ नया नहीं है। फिलहाल अमेरिका का भरोसेमंद बने रहने में ही उसका फायदा है। हो सकता है कि वो ईरान पर हमले और तेज कर दे, उसे हर दिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहे। तो पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध के साए में है। हर जगह सिर्फ युद्ध की ही खबरें चल रही हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बम बारूद वाला युद्ध नहीं है, बल्कि देश के मजबूर किसानों का युद्ध है, जो वो बरसों से इसी तरह लड़ रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि देश का किसान हर बार ये युद्ध हार जाता है। ये युद्ध हर उस किसान का है जो बरसों से हमारे सिस्टम का शिकार हो रहा है। ये युद्ध उस किसान का है जो महीनों की मेहनत के बाद चंद रुपए कमाने की आस लेकर सब्जी मंडी पहुंचता है, लेकिन मंडी में मौजूद भेड़िए किसान को उसकी फसल की सही कीमत तक नहीं देते। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जय जवान जय किसान के नारे दशकों से गूंज रहे हैं। हर सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताती है, लेकिन बिहार से आई किसानों की बदहाली की कुछ तस्वीरें तमाम सरकारी दावों की पोल खोल कर रख देती है। बिहार के भागलपुर जिले की सब्जी मंडी में जमीन पर बिखरे परवल पर लाठी बरसा रहा किसान अपनी फसल में लगे कीड़ों को नहीं मार रहा है, बल्कि सड़ चुके सिस्टम, बिचौलियों और मुनाफाखोरों की मोनोपोली के आगे बेबस होकर अपनी महीनों की मेहनत पर लाठी पीट रहा है। ये किसान परवल की फसल पर लाठी इसलिए पीट रहा है ताकि उसकी फसल बेकार हो जाए। अब जरा बिहार के कटिहार से आई इन तस्वीरों को देखिए। कुछ किसान परवल की फसल को सड़क पर गिरा रहे हैं और उसे पैरों से कुचल रहे हैं ताकि उसे बर्बाद कर सकें। सब्जी मंडी की सड़क पर बिखरी पड़े ताजे परवल को कोई बाइक से रौंद रहा है तो कोई ई रिक्शा से। पूरी मंडी में कई टन परवल की फसल जमीन पर बिखरी नजर आ रही है। ये उन किसानों की फसल है जो चंद रुपए कमाने की उम्मीद में अपनी पैदावार लेकर पहुंचते थे, लेकिन मंडी पहुंचकर उनके सपने चकनाचूर हो गए। किसान ने अपने खून पसीने से सींचकर जिस फसल को महीनों में तैयार किया था, लेकिन जब फसल बेचने का समय आया तो किसान ने उसे चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? भागलपुर और कटिहार एक जैसी तस्वीर, एक जैसा हाल। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि जो परवल शहर के बाजारों में 30 से 40 रुपए किलो बिकता है, उसी परवल को उगाने वाले किसान को बिहार की इन सब्जी मंडियों में 2 रुपए किलो के भाव तक नहीं मिल पा रहे। ठीक सुना आपने, बिहार की मंडियों में किसानों के परवल को 2 रुपए किलो में भी नहीं खरीदा जा रहा है। मजदूरी देकर और ट्रैक्टर पर लाद के लाते हैं, नाव पर लाद के लाते हैं, घोड़ा गाड़ी पे लाद के लाते हैं। और यहाँ परवल का स्थिति जो है 2 रुपया 1 रुपया कोई नहीं लेने वाला है। मंडी में परवल ले वाले कोई नहीं। किसान परवल लेकर आया, यहाँ ले वाला ये नहीं है, 2 रुपया 1 रुपया किलो मांगता है। हम लोग का भाड़ा भी नहीं जुटा। बीज, खाद, पानी और महीनों की मेहनत खर्च कर जो फसल उगाई उसकी लागत तक नहीं मिल रही है। ढुलाई का खर्च तो अभी जोड़ा ही नहीं। ऐसे में बिचौलियों, बड़े व्यापारियों और सिस्टम से हारे किसान करे तो करे क्या? फसल घर लेकर जा नहीं सकते और खरीदने वाला इतने कम दाम दे रहा है कि बेच नहीं सकते। लिहाजा उसने अपनी फसल को मंडी में ही बर्बाद करना बेहतर समझा। इधर यूपी के बदायूं में आयोजित ग्रीष्मकालीन मेले में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जो तेजी से फैली और देखते ही देखते इस आग ने आसपास की 40 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसमान में काला धुआं फैल गया। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में करोड़ों रुपए के नुकसान का दावा किया गया।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों पीटीएस प्रणाली के तहत 3 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है। आलम यह है कि दुकानों के बाहर भगदड़ जैसे हालात हो गए। जैसे ही बिंद्रानवागढ़ इलाके के इस राशन दुकान का गेट खुला, लोग पागलों की तरह दुकान की तरफ भागने लगे, जैसे मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है। कुछ गिरकर घायल हो गए तो किसी के चप्पल ही भीड़ में खो गई, कुछ के साथ तो धक्का मुक्की तक हुई। काफी देर तक राशन की इस दुकान में अफरा तफरी का आलम रहा। दरअसल भीड़ इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सर्वर डाउन हो गया है। न ही मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है और न ही फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है, लिहाजा दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार है। दुकानदार भी दिन भर सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही राशन दे पा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए कई जगह पुलिस बल तैनात करने पड़े। अगर आप लोग इन दिनों किसी टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक देश के तमाम राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जाएं या फिर किसी वाटरफॉल के किनारे घूमने जाएं और आप वहां मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि देश में मानसून ने आज से रफ्तार पकड़ ली है। भारत के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट है और पूरा एमपी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चपेट में रहने वाला है। राजस्थान के 27 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा के 13 जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ बारिश का भी अलर्ट है। वहीं बिहार के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है, साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिले भी बारिश की चपेट में रहने वाले हैं। यूपी के 20 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो कई जगह दिखनी भी शुरू हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नदी तालाबों में रहने वाले मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ साथ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिससे जान का खतरा भी बढ़ गया है। क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले के माधोराजपुरा गांव की है, जहां रिहायशी इलाके में लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ एक घर के बाहर बैठा था, लेकिन जब लोग वहां से निकले तो मगरमच्छ को देखकर बुरी तरह डर गए, जिसके बाद गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी और मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग की टीम ने कोटा की चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। दावा है कि माधोराजपुरा गाँव में ही एक नहर है, जिसके पानी के साथ बहकर मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस आया था। लेकिन गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी जानवर और इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि रात का समय था, इसलिए मगरमच्छ किसी ग्रामीण पर हमला कर सकता था। देखिए, पहाड़ों पर जाना तो इस समय जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ भी दरक रहे हैं, जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से सामने आया। वीडियो में पहाड़ टूटते दिखे, जिसके बाद पहाड़ से पत्थर सड़क पर गिरने लगे। देखते ही देखते पहाड़ से ढेर सारा मलबा गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। गनीमत रही कि जो लोग वहां से निकल रहे थे, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियां पीछे ले ली, क्योंकि पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर मलबे के साथ सड़क पर गिरे। ऐसे में अगर कोई बड़ी चट्टान किसी गाड़ी के ऊपर आकर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रोड ब्लॉक होने से 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश में अक्सर वो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं जो उपनाए रास्ते को पार करने की कोशिश करने लगते हैं। बारिश के मौसम में उपनाए नदी नालों को पार करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग हर साल होते इन हादसों को देखकर भी कोई सबक नहीं लेते। और ऐसा ही राजस्थान के बूंदी जिले में एक बाइक सवार युवक के साथ हुआ। उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार बाइक समेत बहने लगा। युवक बह ही रहा था कि अचानक कुछ लोग उसकी मदद को दौड़ पड़े और कड़ी मशक्कत के बाद युवक और उसकी बाइक को पानी से बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि भीमलत झरना हर साल मानसून के सीजन में पूरे उफान के साथ बहता है। इन दिनों भी झरना लबालब है। झरने के सुंदर नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान की परवाह ना करके शॉर्टकट के चक्कर में उफनाए झरने को पार करते हैं और फिर बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। गुजरात में इन दिनों बारिश आफत बन गई है। पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश हो रही है, मौसम से मानो वहां के लोग जंग लड़ रहे हैं। जहां देखो वहां पर पानी भरा हुआ है। मुसीबत इतनी भारी है कि लोग समय से दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे और न ही ऑफिस से घर आते समय पर पहुंच रहे हैं। और जूनागढ़ में तो एक ऑटो वाले के ऊपर मुसीबत का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब उसका ऑटो अंडरपास में भरे पानी में फंस गया।
ऑटो वाले ने राहगीरों की मदद से ऑटो बाहर निकालने की जबरदस्त कोशिश की, लेकिन अंडरपास पर पानी इतना ज्यादा जमा था कि ऑटो टस से मस नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जूनागढ़ जिले के केशोद में भारी बारिश के कारण उतावली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे यात्रियों से भरा ऑटो पानी में फंस गया। हालांकि कुछ ही देर बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर के टिकरिया गांव में भी एक मगरमच्छ घुस गया। आधी रात जब लोगों ने मगरमच्छ को घूमते हुए देखा तो उनकी सांसें अटक गई। लोगों ने मगरमच्छ को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं भागा, क्योंकि मगरमच्छ घर के दरवाजे के ठीक सामने बैठा था। जैसे ही इस घर में रहने वाले लोगों ने दरवाजा खोला, मगरमच्छ को देखकर घर के लोग दंग रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने मगरमच्छ को रात करीब 1 बजे देखा था और सुबह तक मगरमच्छ घर के दरवाजे पर जस का तस बैठा रहा। सुबह ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन करके सूचना दी, जिसके बाद मगरमच्छ को वन कर्मियों ने पकड़कर जबलपुर के खंदारी जलाशय में छोड़ दिया। मगरमच्छ के गांव में आने से लोगों में दहशत है। बाढ़ और बारिश की वजह से सिर्फ आम लोग परेशान नहीं है, पुलिसकर्मी भी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला को झेल रहे हैं। राजस्थान के 12 जिले में तो भंवरगढ़ थाना ही इन दिनों बाढ़ में डूबा हुआ है। और भंवरगढ़ थाने से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें थाने के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। थाने के अंदर पानी भर जाने की वजह से अपराधियों के क्राइम रिकॉर्ड वाली फाइलें तक पानी में भीग गई। हालांकि पानी से लबालब थाने के बीच पुलिसकर्मी थाने में रखी फाइलों को वहां से हटाते भी दिखे। बता दें कि राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से 12 जिले में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया है। स्कूल से लेकर खेत खलिहान सब कुछ पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। इधर गुजरात के सूरत में इतनी बारिश हुई कि स्कूल कॉलेज ही बंद करने पड़े हैं। मानसून की पहली बारिश ने सूरत में साल 2006 में आई बाढ़ की याद दिला दी। साल 2006 के अगस्त महीने में सूरत का करीब 80 से 90% हिस्सा बाढ़ में डूब गया था। लेकिन अब 19 साल बाद फिर वही हालात बन रहे हैं। सूरत में जगह जगह पानी भरा है। सड़कें, गलियां सब कुछ पानी में डूब चुकी हैं। आफत इतनी ज्यादा है कि लोगों को पानी से भरी सड़क को पार करने में घंटों लग रहे हैं। वहीं लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस चुका है। कुदरत की मार के आगे लोग बेबस हैं। बता दें कि सूरत में पिछले 24 घंटों से तेज बारिश हो रही है। सोमवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे में ही सूरत में 5-5 इंच बारिश हुई, जिससे सड़कें लबालब हो गईं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।